मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं और ये इस सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट जो है पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स के अलावा आपके पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे गारंटी से। तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने सामाजिक विज्ञान एसएसटी में कुछ भी नहीं किया है और 20 फरवरी और 21 फरवरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया वो है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही पारिभाषिक शब्द का चयन कीजिए। नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। वो कौन सा है? वो है बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय या गणराज्य। इसके सही अगर हम बात करें तो है स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 90 से लेकर 22 तक जो है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो ये यहाँ से जो है स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, ये जो है क्वेश्चन आपने यहाँ से यानी मौलिक अधिकारों से एक क्वेश्चन सीधा और 5 नंबर में भी यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वह है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। फिर है स्वतंत्रता, अनुच्छेद 1922। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। इसी प्रकार से अगर हम बात करें छठा जो मौलिक अधिकार वह है जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इसको आपको कवर करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला सवाल जो है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अन्नपूर्णा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अन्नपूर्णा योजना का संबंध अगर हम बात करें तो वह किससे है? भोजन से। 65 वर्ष से, यानी वो बुजुर्ग लोग जो जिनकी उम्र 65 वर्ष से उससे अधिक है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं परंतु पेंशन योजना के तहत उनका जो पेंशन नहीं बनती, तो उसे अन्नपूर्णा योजना के तहत उनको 10 किलो अनाज दिया जाता है। और ये अन्नपूर्णा योजना जो है 2000 में इसकी जो स्कीम की शुरुआत की गई थी। बात कितने कब शुरुआत की गई थी? 2000 में इसकी शुरुआत की गई, सन 2000 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीयक क्षेत्र की क्रिया है? तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो अगर हम बात करें तो इसमें तृतीयक क्षेत्रक पूछा गया है, तो इसमें तृतीयक क्षेत्रक की क्रिया जो है वह पर्यटन है। तो पर्यटन वह है तृतीयक क्षेत्रक में आता है। संचार जो है IT सेक्टर तृतीयक क्षेत्र में आता है। बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र में आता है। और अगर हम बात करें तो डॉक्टर की सेवाएं, ये भी तृतीयक क्षेत्र में आता है। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ टीचर, ये भी क्या है? तृतीयक क्षेत्र में आ रहा है। सर्विस, जहाँ भी सर्विस की बात आती है वो है तृतीयक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि से संबंधित या भूमि से संबंधित जो भी चीज़ होती है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कृषि हो गई, वानिकी हो गई, ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी जैसे गेहूं से आटा बनाना, आटे से फिर बिस्किट बनाना, यानी विनिर्माण की चीज़ें जो होती है वो द्वितीयक क्षेत्रक में आती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा, आपको इसे कवर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, निम्नलिखित में से 1930 के दशक में हिटलर की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 1930 के दशक में हिटलर की विदेश नीति जो प्रमुख लक्ष्य था वो था जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना। तो हिटलर से भी कई बार सवाल पूछा गया। हिटलर जो है जर्मन का जो है चांसलर कब बनता है? तो 1933 में राजगद्दी पर बैठता है। तो हिटलर को किस युद्ध में हारा? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिटलर हो गया, नेपोलियन हो गया, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए अगर जो सीटों की बात करें तो वो 84, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें हैं वो है 47। अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। कुल मिलाकर जो है 24% जो है अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों मिला दिया जाए तो 24% सीटें जो है आरक्षित की गई हैं लोकसभा में। 24% तो अनुसूचित जाति के लिए जो है वो है 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए है 47 सीटें जो लोकसभा में आरक्षित की गई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी सवाल आएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था को देश के मौजूद कानून में संशोधन करने की जिम्मेदारी है? वो कौन सी संस्था है जिसे भारतीय संविधान में संशोधन करने की जिम्मेदारी दी गई है और वो संशोधन कर सकती है? तो उस संस्था का नाम है संसद, पार्लियामेंट। तो भारतीय संसद जो है भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार उसे दिया गया है और अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है। पहला है साधारण बहुमत से संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत से संशोधन और तीसरा है विशेष प्लस में आधे से अधिक राज्यों की सहमति से संशोधन। तो ये संसद को अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद जो है मूल संविधान के मूल तत्वों में संशोधन नहीं कर सकती है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जिसने तैयार किया था उसका नाम है ओलंपे द गूज, जिसे बाद में 1994 में, माफ़ कीजिएगा 1793-94 के दौरान जो है जब आतंक का शासनकाल था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो आंसर इसका जो सही वो है ओलंपे द गूज। चलिए, वे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की बात करें तो मैक्सिमिलियन जो रोबेस्पियर हैं वो जैकोबिन क्लब के हेड थे। इन्हीं के शासनकाल को आतंक का शासनकाल कहा जाता है, जो 1793 से लेकर 1794 तक का काल था। नेपोलियन 1804 में जो है फ्रांस का शासक बनता है और अगर हम बात करें तो 1815 में इनकी हार हो जाती है वाटरलू के युद्ध में इनकी हार हो जाती है और नेपोलियन की आचार संहिता 1804 में होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेशनल असेंबली 1791, तो यहाँ से कई बार जो है सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान के। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो पूछेगा तो वो अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान सभा के? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार से भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक पूछेगा तो 9 दिसंबर 1946। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 और पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। सर्वसम्मति से पारित किया गया था। और किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो होती है 24 जनवरी 1950। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, आखिरी बैठक यानी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ से सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण यूरोप में किस राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण यूरोप में जिस विचारधारा का उदय होता है फ्रांसीसी क्रांति के कारण वो था विचारधारा, अगर हम बात करें तो वो है समाजवादी विचारधारा। ठीक है, तो राष्ट्रवादी समाजवादी विचारधारा का उदय होता है फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई 16। कौन था? लुई 16वां फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था, जो कि बुर्बो राजवंश से संबंधित था। किसे था? बुर्बो राजवंश से संबंधित था। और वो फ्रांस का शासक कब बना? तो फ्रांस का शासक बनता वो 1774 में, लुई 16। राइट, तो यहाँ से जो है सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गलत मिलान की पहचान करना है। यहाँ पर स्टेट और जो है कुछ पर्वत चोटियों के नाम दिए गए, आपको बताना कि सही मिलान कौन सा है। तो इसमें अगर हम बात करें सभी सही मिलानों की तो कंचनजुंगा नेपाल, धौलागिरी नेपाल,
गुरुलाम मंधाता नेपाल, अन्नपूर्णा नेपाल। तो इसका जो सही है वो है सही, तो यहाँ आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा नेपाल। तो सही मिलान क्या है? अन्नपूर्णा नेपाल। बाकी सभी जो है गलत मिलान है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं तो वह है भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि वह संवैधानिक पद है और किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वह होता है प्रधानमंत्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में लोकसभा लोगों का सदन में राज्यों को सीटें कैसे आवंटित की जाती हैं? तो भारत में लोकसभा यानी राज्य जो लोकसभा जो है लोगों का सदन, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसमें जो सीटें जो प्रदान की जाती हैं वो प्रदान की जाती है जनसंख्या के आधार पर। कैसे प्रदान की जाती है? जनसंख्या के आधार पर जो है सीटें जो है राज्यों के क्षेत्र में सभी राज्य, इसमें आप देखेंगे तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर इसमें सीटें प्रदान की जाती हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 है और राज्यसभा की 250। राज्यसभा में अगर हम बात करें तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, परंतु वर्तमान में इस स्थिति को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि एंग्लो इंडियन की जो संख्या थी वो उतनी नहीं कि उसे मनोनीत किया जा सके। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर अदालत में जाने की अनुमति देता है? तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर अदालत में जाने की अनुमति देता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं उसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत जो है अगर किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उसे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 226 की तरह वो कहाँ जा सकता है? उच्च न्यायालय में। राइट, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है 5 प्रकार के रिट जारी करने का भी अधिकार दिया गया है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। संपत्ति का अधिकार जो पहले दिया गया था आर्टिकल 31 में, अब इसे समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब ये अनुच्छेद 300 का में क्या बन गया है? एक कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। पहले से मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता था, परंतु 1978 में इसे अब कानूनी अधिकार रूप में जो है लागू कर दिया गया है। समानता अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील अगर हम बात करें तो चिल्का झील जो है पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तटीय मैदान में। अगर यहाँ से कई बार जो पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, तो चिल्का झील जो है पश्चिमी घाट यानी उड़ीसा में पाई जाती है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है? मानवाधिकार संगठन है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, संकल्पना स्टालिन ने सामूहिकरण अभियान आरंभ किया। स्टालिन समाजवाद में जो है विश्वास रखता था। तो बिल्कुल कथन और काल दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता। बिल्कुल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। नहीं, भारत अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। भारत की नीति और पॉलिसी में किसी भी देश का कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो कथन और कारण दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। ये बिल्कुल कथन सही है। नगरीय अनियमित मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समूहों में से एक हैं। तो ये सही नहीं है। पहला कथन सही है, कारण बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, गोदावरी एक सदनीरा नदी है, गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी है। तो गोदावरी एक सदनीरा नदी नहीं, गोदावरी 12मासी नदी है, क्योंकि दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार नदी है। तो गोदावरी क्या है? एक सदनीरा नदी नहीं है। तो गोदावरी मौसमी नदी है। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी है। तो जो है संकल्पना सा गलत और कारण जो है बिल्कुल सही दिया गया है।
इसका डी आंसर आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 21, 2 नंबर और क्वेश्चन पूछा गया रूस के फरवरी क्रांति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो रूस की जो फरवरी क्रांति की शुरुआत होती है वो फरवरी जो है 1917 से इसकी शुरुआत होती है, रोटी खरीदने की वजह से, क्योंकि रोटी की जब महिलाएं रोटी दुकान पर गई तो उन्हें बहुत लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। जो ब्रेड के दाम तो बहुत ज़्यादा आसमान छूने लगे थे, आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके थे, तो यहीं से ही फरवरी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। भारत के द्वीपीय समूह पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो भारत के द्वीपीय समूह और उसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो ये आपको कवर कर लेना है। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्लीट जो एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसमें इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर शामिल किया, तो उसे जरूर देखिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है? तो भारत में गरीबी की जो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो अशिक्षा है, जनसंख्या है, अस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य की कमी, तो ये कई प्रमुख कारण माने जाते हैं। खाद्य सुरक्षा के 3 घटक। तो खाद्य सुरक्षा घटकों की बात करें कि लोगों तक खाद्यान्न की पहुंच, प्रोटीन भोजन की उपलब्धता और संसाधनों की समान पहुंच, ये भी 3 प्रमुख घटक जो है माने जाते हैं खाद्य सुरक्षा के। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम बात करें तो फ्रांस में जैकोबिन क्लब के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए, 3 नंबर में पूछा गया है। अथवा ओलंपिक द गूज के घोषणा पत्र में वर्णित किन्हीं 3 मूलभूत अधिकारों को वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गंगा ब्रह्मपुत्र से भी पूछा जा सकता है। भारत से बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को समझाइए। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही नीतियों को सफलतापूर्वक संचालन में सहायता करती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना बहुत जरूरी है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही विधान पालिका द्वारा बनाए गए ऐसे नियमों और ऐसे कानूनों जो नागरिकों के अधिकारों को उल्लंघन करते उसे जो है दोबारा से पुनर्वलोकन के लिए वापस विधान पालिका के पास भेज दिया जाता है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। चुनावों में बढ़ती लोगों की भागीदारी भारतीय चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का साक्ष्य है, कथन की जो है समीक्षा करना है। लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, ये सबको सबसे महत्वपूर्ण कारण लोकतंत्र का, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का जो मत होता है वो एक समान होता है। एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की हम बात करते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे जिसकी उम्र 18 वर्ष से उससे अधिक, उसे मत देने के अधिकार, उसके साथ किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो इस तरह से जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी वो भारतीय चुनाव आयोग के पक्ष में जाती है। भारतीय संविधान सभा के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, उनका सामना उन्होंने किस प्रकार किया। अथवा भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, कथन के आलोक में भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की अगर उद्देशिका की बात है, इसमें हम कहा गया कि हम भारतीय लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतंत्रात्मक जो है गणराज्य बनाने के लिए जो हमारी प्रस्तावना है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे। प्रस्तावना से, संविधान से क्वेश्चन आ सकता है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर में अगर मूल प्रस्तावना मूल तत्वों की बात करें, इसमें स्वतंत्रता, बंधुत्व, समाजवाद जो है, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र, ये मूल तत्व हमारे संविधान के, जिसे हम के नाम जानते हैं। किसके नाम? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम जानते हैं, उद्देशिका के नाम जानते हैं, प्रस्तावना नाम जानते हैं। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न ऋतुओं पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो भारत में जो ऋतुएं पाई जाती है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, चाहे वो अक्षांश हो, देशांतर हो, उच्चावच हो, समुद्र से दूरी हो, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों का उल्लेख करते हुए फ्रांसीसी क्रांति में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो वो दार्शनिक की भूमिका का अगर हम बात करें, ओलंपिक द गूज, रोबेस्ट अगर हम बात करें तो रूसो, ठीक है, जॉन लॉक, यहाँ से मैं अगर हम बात करें तो तमाम प्रकार के हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका वर्णन कीजिए। सरकार किसी देश में मानव पूंजी के निर्माण को कैसे बढ़ावा दे सकती है, इस लक्ष्य का समर्थन करने वाली नीतियों और जो है पहलों का उदाहरण प्रदान करें। यहाँ से जो है क्वेश्चन ने कभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं इन सभी का अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में कवर कर रखा है, वहाँ से जाकर आप जरूर देख लीजिए इस चीज़ को। इसी प्रकार से अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
पूरी आबादी में लगभग 1789 की क्रांति के पूर्व फ्रांस में भूमि के अधिकांश भाग पर किसका अधिकार था? तो अनुच्छेद पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। कुलीन वर्गों को क्या विशेष अधिकार प्राप्त है? फ्रांसीसी समाज में किसानों की क्या स्थिति थी? इसी प्रकार से अनुच्छेद से संबंधित जो है क्वेश्चन जो है 3 अनुच्छेद जो है 12 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार जो है मानचित्र से क्वेश्चन पूछा गया है। मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र, केंद्रीय शक्तियाँ और मित्र शक्तियाँ, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हर बार पूछा जाता है मैप पे, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। इसके बाद अगर बात करें तो भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए। तो असम राज्य में आपको असम राज्य दर्शाना, हरियाणा दर्शाना है, वुलर झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। केटू पर्वत शिखर दर्शाना, तो यहाँ पर जो है मानचित्र में आपको इन सभी चीज़ों को दर्शा देना है। ये तो वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर दर्शाना है, और यहाँ पर आपको दर्शाना है भारतीय जो है राजनीतिक मानचित्र है, इसमें आपको उसमें भारतीय राज्यों को दर्शा देना है। तो ये सैम्पल पेपर पार्ट 2 था जिसको हमने इस सेशन में कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।